जल की और जल प्रलय की, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं, लेकिन जल इतना उफान पर है, बाढ़ की स्थिति है कि जीवन को बचा पाना अब संभव नहीं लगता। जल जब बाढ़ का रूप अख्तियार करता है तो तबाही मचाता है और बर्बादी की ऐसी इबारत लिखता है जिसमें कई अपने पीछे छूट जाते हैं। सिसकियां सोचने पर मजबूर कर देती हैं, आंखें नम होने से इस कदर घबराती हैं कि कहीं सैलाब ना आ जाए। एक बार फिर अपना बिहार बाढ़ की चपेट में है। गांव के गांव खाली हो गए हैं, क्योंकि घरों में लोगों का नहीं, पानी का बसेरा हो गया है। सड़कों पर लोगों ने शरण ले रखी है, बच्चे भूख से बेहाल हैं। शासन प्रशासन की तरफ से राहत बिल्कुल नहीं है और जो गुस्सा है वो उन पीड़ितों के जहन में है। पानी की जद में गांव, छाती तक पानी, कहां रखें पांव। निर्दयी बनी हैं नदियां, कोई सुनता भी नहीं सिसकियां। रेलवे की पटरियों पर गुजर रही रातें, आती है ट्रेन तो थम जाती है सांसें। मां की ममता यहां भी नहीं झूठी। सड़क पर कई मां सेंक रही रोटी, क्या बिहार यही नियत है तुम्हारी? जल जहन्नुम जिंदगी। तो पूरा इलाका, हम कह सकते हैं कि बिहार का एक बड़ा इलाका प्रभावित है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने इन इलाकों को अपनी चपेट में ले रखा है। गोपालगंज, सुपौल, दरभंगा का हाल रिपोर्ट के जरिए देखिए। लगातार हुई बारिश ने बिहार के एक बड़े इलाके को पानी पानी कर दिया है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान। दरभंगा में बागमती, करेह और कमला नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात ये है कि बिशनपुर के 70% इलाके में पानी भर गया है। तस्वीर आपके सामने में है, देख सकते हैं ये शुरुआत है, चूंकि तटबंध टूटना अभी शुरू हुआ है और एक तरह से कहें तो कमला नदी हो या बागमती हो या करेह नदी हो, सभी नदियां उफान पर है। और ये नतीजा आपको पिछले 7 दिनों में लगातार हुई बारिश के बाद हुआ है। तो ऐसे में एक डर बना हुआ है कि अगर भारी बारिश फिर से होती है तो निश्चित रूप से जो दरभंगा है उसमें 80% जो आबादी है वो फिर से बाढ़ की विभीषिका देखने को मजबूर हो जाएगी। अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके दरभंगा में बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH-57 के दोनों तरफ बसे गाँव में पानी भर चुका है। मजबूरन लोग NH पर रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे ही लगा कर रहना पड़ रहा है। जी जी जी, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पानी में, क्या करेंगे? अपने गांव के मुखिया, जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं आया देखने सर, कोई नहीं आया देखने। न सरपंच आता है न मुखिया आता है, किसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग डूब रहे हैं, डूबने दो। अब सुपौल का हाल भी जान लीजिए। सुपौल की तस्वीर दरभंगा से कुछ अलग नहीं है। कोसी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन जान अब भी सांसत में है। अभी हम खड़े हैं सुपौल सदर प्रखंड के यहाँ पे घूरन पंचायत में, और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए ये घूरन पंचायत है और ये पूरा जो इलाका है वो किस ढंग से पानी से बिल्कुल डूबा हुआ है। आपको सामने की जो घूरन पंचायत के गांव है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा
घर हैं वहां पे पूरी तरह से लोग पानी से घिरे हुए हैं और वहां से बाहर आने के लिए इकलौता जो जरिया है वो नाव, जो आप देख सकते हैं कि लोग किसी ढंग से बाहर आ रहे हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुपौल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी गांव में है, जिसमें बभनी गांव भी शामिल है। मजबूरी वश लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। वैसे सभी लोग जहां पे पूरे घर जो है वो पानी में डूब चुका है, उन लोगों को शरण लेने के लिए बाहर लाया गया है और बभनी का जो मध्य विद्यालय है वहां पे जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में जो हैं वो आकर के यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की कोशिश है कि जहाँ पे घर पूरी तरह से डूब गया हो वहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पे खाना जरूर खिलाया जाए। दरभंगा में बागमती, सुपौल में कोसी तो गोपालगंज में गंडक ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गोपालगंज के कई गांव में गंडक नदी का पानी भर गया है, जिसमें एक बंजरिया गांव भी है। बंजरिया गांव के चारों ओर पानी भरा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। बंजरिया गांव है, गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा पड़ता है और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, पूरा गांव जलमग्न चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गंडक नदी के मेन धार के बीच में ये गांव पड़ता है। और जो फिलहाल तस्वीर दिख रही है इस गांव की, ऐसे कई गांव हैं जो गंडक नदी के पानी में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और लोगों का आने जाने का साधन बस एक नाव है, जिस नाव के सहारे वो किनारे पहुंचते हैं। लेकिन करंट इतना ज़्यादा है कि इससे इस छोटे से नाव में जाने में भी खतरा है। नदियों का जलस्तर कुछ कम हुआ है, जो लोगों के लिए थोड़ी राहत वाली बात है, लेकिन परेशानी अब भी बरकरार है। दरभंगा से रजनीश, सुपौल से रवि एस नारायण और गोपालगंज से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और गोपालगंज में 264 करोड़ रुपए की लागत से बने सत्तरघाट महासेतु का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया। गंडक नदी के पानी के दबाव और कटाव के कारण अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया है और 1 महीने पहले यानी कि 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज और चंपारण को जोड़ने वाले महासेतु का उद्घाटन किया था। अप्रोच पथ के टूटने से गोपालगंज का चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों से संपर्क टूट गया है। 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, 2020 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ये अप्रोच पथ टूट गया, बह गया। मौके से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सत्तरघाट पुल पे और जिसका उद्घाटन पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था और सत्तरघाट पुल पर जाने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये अप्रोच रोड टूट चुका है और गंडक नदी के तेज धार में ये अप्रोच रोड टूट गया है। और जाहिर सी बात है, इसके बाद अरेराज से गोपालगंज जाने का और गोपालगंज से अरेराज जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। और इस वक्त जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पे, आप देखिए कि कैसे तेज कटाव की वजह से ये सत्तरघाट पुल का जो अप्रोच रोड है, पहला अप्रोच रोड जो गोपालगंज की से अरेराज की ओर जाता है, वो अप्रोच पुल टूट गया है। और जाहिर सी बात है, लगभग 350 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था और उसके लिए, उस पुल पे जाने के लिए इस अप्रोच रोड का बनाया गया था। लेकिन फिलहाल छपरा मोतिहारी, देखिए कुछ स्थानीय लोग पल इन्हीं से जान लेते हैं, ये सड़क कहाँ जाता है, ये पुल कहाँ जाता है? छपरा तो मोतिहारी यह पुल जाता है और मेन रोड अभी उद्घाटन हुआ है। अभी यह जो है 1 महीना भी नहीं हुआ और घटिया निर्माण होने से यह जो है रोड अप्रोच रोड चल गया है और यहाँ त्राहिमाम जनता 4 घंटा से है, अभी भी कोई प्रशासनिक स्तर से यहाँ काम नहीं हुआ है। BDO, CO, थाना प्रभारी और DM को भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि फोन कर रहे हैं, तो अभी तक प्रशासनिक स्तर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगभग लाखों लाख गाँव का क्षतिपूर्ण नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लोग बेहद आक्रोशित है और इनकी शिकायत इस बात को लेकर भी है कि इस बात की जानकारी उन्होंने अधिकारी को दी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि गंडक नदी के बीच में ही बना है सत्तरघाट पुल और उसके पहले अप्रोच रोड बनाया गया था, जिस अप्रोच रोड के सहारे लोग सत्तरघाट पुल को क्रॉस करते थे। लेकिन ये सत्तरघाट पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूट चुका है और जाहिर सी बात है, लापरवाही बड़ी है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी है निर्माण में। इस वजह से ये जो अप्रोच रोड था वो टूटा और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार टूटने का दौर जारी है। जो
कटाव है, कटाव की वजह से जो सत्तरघाट पुल का जो किनारे का जितना भी बचा हुआ हिस्सा वो भी धीरे धीरे टूटकर नदी में समा रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही इस बाढ़ के समय में, जब गोपालगंज कई इलाके बाढ़ के चपेट में, वैसे में लोगों को आने जाने का जो रास्ता था उस रास्ते पर भी कहीं न कहीं ग्रहण लग गया है, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, सत्तरघाट, गोपालगंज। लेकिन इसके अलावा कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। लोग अब भी परेशान हैं, सड़कों पर पानी भरा है, घर में पानी है और किसी तरह जुगाड़ तंत्र के जरिए जिंदगी धकेली जा रही है। कुछ नदियों का जलस्तर कम हो रहा है और कुछ का स्थिर है, लेकिन संकट टल गया है ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि पानी जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकलता नहीं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में बागमती नदी लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में करीब आधे मीटर की कमी आई है, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने की वजह से कटरा प्रखंड के 14 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बताया जाता है कि 5 किलोमीटर तक की लंबाई में 3 फीट पानी सड़क पे बह रहा है, तो साफ तौर पर आवागमन बाधित है और जो एनडीआरएफ की टीम है अब इलाके में कैंप कर रही है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा और गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आवागमन बाधित है। प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं हुई है। मजबूरी में मांडर पंचायत के लोगों ने जुगाड़ के सहारे नाव बना लिया है और आने जाने लगे हैं, जो कभी भी हादसा का कारण बन सकता है। अररिया परमान नदी का कहर जारी है। अररिया मुख्यालय को मदनपुर कुरसा कांटा सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्जन तेज धार में बह गया। डायवर्जन के बह जाने से कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ 2 नाव हैं जो पहले से क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में जान को जोखिम में डालकर ग्रामीण यात्रा करने को मजबूर हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव अब गंडक नदी से गोपालगंज पहुंचने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे करीब 35 गांव के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। घरों में पानी है और पानी के अंदर चौकी डालकर या फिर अस्थायी बांस की चचरी बनाकर लोग किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। कल खाना मिलू है 7 बजे, आज मिलो था 6 बजे का, यही लोग खाना खाला। कब से बाढ़ आ गया है? 6 दिन हो गए। यानी कि बाढ़ से बिहार का एक इलाका पूरी तरह प्रभावित है, जबकि सरकारी राहत ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, चिराग पासवान जी और श्री तेजस्वी यादव जी दोनों युवा हैं। इनकी जो सोच है, नई सोच और नई जोश के साथ ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार को बदलना चाह रहे हैं। सुना आपने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए आरजेडी नेता के मुंह से झड़ते मीठे बोल। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आरजेडी आजकल चिराग पासवान को ऐसा ही दोस्त मानकर चल रही है। दरअसल हाल के दिनों में तेजस्वी जब भी नीतीश कुमार पर कोई हमला करते हैं तो पीछे पीछे चिराग भी उसे दोहरा देते हैं। पिछले कुछ दिन में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जिस तरह से एक पर एक हमले किए, उसे गाहे बगाहे तेजस्वी ने स्वीकार किया। चिराग ने कोरोना त्रासदी के बीच चुनाव टालने की बात कही तो आरजेडी ने भी खुलकर चिराग की प्रशंसा कर दी। सवाल है कि क्या ये महज संयोग भर है या अंदर ही अंदर पक रही है सियासी खिचड़ी। फिलहाल चिराग खेमा खुलकर इस सच्चाई को कबूलने को तैयार नहीं। हाँ, तैयारी का दावा जरूर किया जा रहा है। सब ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपना पार्टी की चिराग पासवान जी के अपना एक आइडियोलॉजी है, उनका अपना आइडियोलॉजी है। अब कल क्या होगा इसमें हम नहीं बताएंगे, लेकिन आज हमारे नेता बिहार की जो समस्या है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं।
आरजेडी को पता है कि चिराग और तेजस्वी का एक मंच पर आना आसान नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए चिराग को करीब रखना बहुत जरूरी है। शायद यही कारण है कि आरजेडी माहौल बनाने में लगी है। दूसरी तरफ अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, जो कभी लालू के बेहद करीबी भी रहे हैं, वो इन दोनों युवराजों को एक साथ लाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लगातार चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के कामों की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामों से वो सहमत नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के कामों से वो सहमत नहीं है तो ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज क्यों करते हैं? वो एनडीए से अलग क्यों नहीं होते? जाहिर सी बात है, इस समय तेजस्वी और चिराग दोनों के निशाने पर नीतीश हैं। वैसे जेडीयू नेताओं का कहना है कि किसी के कुछ बोलने से नहीं होता। बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास के साथ है। देखिए, कौन क्या कहता है ये बहुत मायने नहीं रखता है। जनता जीवन में जो बदलाव बिहार में हुआ है उसको देख रही है और महसूस कर रही है। अब दोनों नेताओं के बीच अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात की आशंका जरूर जताई जा रही है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों के बीच जरूर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पीएमसीएच के गार्ड पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वारंटीन सेंटर में आई बच्ची से गार्ड महेश कुमार ने दुष्कर्म किया है। यही नहीं, एक और बच्ची ने भी गार्ड पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। फिर बहौर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी ने पूरे मामले को साजिश बताया। इस वक्त की बड़ी खबर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत के सपने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। Friends, I have great pride in announcing रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G के ट्रायल, 5G सर्विस और 5G सॉल्यूशन की घोषणा की। इस मौके पर 5G सॉल्यूशन क्लास भी लॉन्च किया गया। इन सब के बारे में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने विस्तार से बताया। You can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. इस मौके पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी को समर्पित किया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। भारत में स्टार्टअप के लिए जियो बेहतर विकल्प है। जियो 5G ट्रायल के लिए तैयार है। जियो प्लस में यूजर्स को डिजिटल दुनिया का बेहतर अनुभव होगा। 5G ग्लास वर्चुअल मीटिंग के लिए बेमिसाल विकल्प बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टर में जियो के प्लेटफॉर्म और एप्स कारगर साबित होंगे। 5G सॉल्यूशन पीएम मोदी के विजन को समर्पित है। गूगल भी 33,733 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल और जियो मिलकर सस्ता 5G एंड्रॉयड फोन बनाएंगे। जियो फाइबर से 10 लाख घर जुड़े हैं। जियो मीट अनलिमिटेड कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। देश में 2G सर्विस को खत्म करने का काम होगा। I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. 5G technology is all set. मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में जियो का लक्ष्य 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है और अगले 3 सालों में जियो आधा अरब मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।